हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं सर अनुधिकारी एंड पिछले लेक्चर में हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग मेजरमेंट करेंगे कि भाई मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी इन आयनिक सॉल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, कुछ भी कह लीजिए। आयनिक सॉल्यूशंस के अंदर हम लोग कंडक्टेंस को कैसे मेजर करते हैं उस लेक्चर को आज हम लोग लेकर आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इससे बोर्ड्स में आगे क्लासेस जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग लेक्चर पढ़ने वाले हैं, वो है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, है ना। कंडक्टेंस का हमने पढ़ लिया था ना, कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस या इनआयनिक सॉल्यूशंस ऑफ आयनिक। ठीक है बेटा, देखो इस चैप्टर में अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो शायद ये क्या है चीज, पर ये इतनी आसान है, पता नहीं क्यों बच्चों के समझ में नहीं आती। देखो कुछ भी नहीं करना यार, इसमें ना हम लोगों को बस थोड़ा सा परेशान इससे रहते हैं क्योंकि जहां तक हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी फिजिक्स आ जाती है, थोड़ी सी, वो तो बहुत आसान है। देखो अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू आपको पता नहीं है ना, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस, तो बेटा मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ स्पेशल apparatus, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि इसकी मदद से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का मेजर कर लेते हैं। अच्छा सर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? बेटा कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा। ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस मान लो या रेजिस्टेंस ही मान लो, अब कह दो कि सर तो कैपेसिटेंस लगा दी है, ये रेजिस्टेंस है ना। ये चार ब्रांच है इसके और चारों ब्रांच में इसके रेजिस्टेंस लगे होते हैं इससे, है ना। और इसको कनेक्ट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए, चाहे वो बैटरी हो चाहे वो ऑसिलेटर हो, ये सब आप लोग पढ़ोगे। और जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है ना, तो बेटा इस वाले जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है बीच वाली, इस वाले कंडीशन, इस वाली ब्रांच में आई की वैल्यू 0 होती है, और जब इसमें आई की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका अपॉन इसका रेशियो, अगर मैं इसको नाम दे दूं R1, R2, R3 और R4, तो बेटा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। अब सपोज कीजिए आपको R3 का जो रेजिस्टेंस है नहीं पता, R1 और R2 की वैल्यू फिक्स है, R4 एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। R4 मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस समझते हैं, रियोस्टेट जो हमारे पास, जिससे रेजिस्टेंस हम लोग वेरी कर सकते हैं, है ना। तो बेटा अगर आपको R3 निकालना है, पहले तो बैलेंस कंडीशन निकाल देंगे तो इससे करंट 0 हो जाएगा, और जब बैलेंस कंडीशन आ गई आपको R3 निकालना है तो आप लगा सकते हैं फॉर्मूला R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। तो R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, R3 इज इक्वल्स टू R1 इनटू R4 अपॉन R2, है ना। तो यहां से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हीटस्टोन रेजिस्टेंस, है ना। लेकिन बेटा इससे निकालते हैं, अगर हम लोग अपने आयनिक सॉल्यूशन में इसकी वैल्यू निकालते हैं रेजिस्टेंस की, क्योंकि हम लोग कंडक्टिविटी निकालने तो हम लोग रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस कुछ भी निकाल सकते हैं, तो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। लेकिन इस मेथड को डायरेक्टली यूज करने से हमारे पास में दो दिक्कतें आ जाती हैं, दो दिक्कतें आती हैं इसमें। क्या? सबसे पहली दिक्कत तो बेटा इसमें जो सोर्स यूज करते हैं, अगर हम लोग डीसी सोर्स यूज करते हैं, डीसी होता है डायरेक्ट करंट, तो इसकी वजह से कंपोजिशन चेंज हो जाता है। सर कंपोजिशन कैसे चेंज होता है? देखो बेटा ऐसे चेंज होता है, जो डीसी करंट होता है ना, ये कांस्टेंट करंट होता है। कांस्टेंट करंट का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड जो है कैथोड का कैथोड रहेगा हमेशा, एनोड का एनोड रहेगा, समझे। और अगर हमारे पास कोई भी चीज, अगर कॉन्टिन्यूस आप करंट पास कर रहे हैं, उससे करंट जा रहा है, तो हमें तो पता है ना कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो ये यहाँ पे चेंज तो होगा ही कंपोजिशन में। यहाँ पे हो सकता है चीज जाके डिपॉजिट हो जाए, यहाँ से कम हो रही है, यहाँ से ज्यादा हो रही है ना। तो डीसी की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारे पास, इसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, द कंपोजिशन चेंजेस। पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है बेटा? दूसरी प्रॉब्लम तो ये है सर, ये सारी चीजें सॉल्यूशन में है ना, ये सारी चीजें कुछ हमारे पास लिक्विड में है। अब जब ये सारी चीजें हमारे पास लिक्विड में है बेटा, तो अब ये बताओ, यहाँ पे तो ये सॉलिड है ना, रेजिस्टेंस तो एक सॉलिड मटेरियल हो गया। अब मैं इस पानी को उठा के, इस पानी, इस सपोज R3 में डालना है, पानी तो नहीं चिपका सकता ना, पूरा पानी को उठा के पानी लगा दूंगा क्या? नहीं लगा सकता पानी तो यार। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए?
समझ रहे हो बातों को, है ना? तो ना तो ये प्रॉब्लम दिक्कत कर रही है और ये प्रॉब्लम दिक्कत कर रही है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बेटा इस प्रॉब्लम को तो मैं ऐसे करता हूं, डीसी की जगह एसी सोर्स दे देता हूं। अब सर एसी सोर्स से क्या होगा, क्या ये प्रोसेस नहीं होगी कि मतलब ये बेटा नहीं, ऐसे नहीं होगी। जैसे ही एसी सोर्स आता है, इसकी फुल फॉर्म पहली बात तो अल्टरनेटिंग करंट है, तो आपको पता ही होगा। अब बेटा अल्टरनेटिंग करंट करने के क्या होता है कि फ्लक्चुएट करता है, चेंज करता रहता है। एक बार पहले यहां से यहां पे जाएगा, यहां पे डिपोजिशन हो जाएगी, तो जो कैथोड था वो एक बार एनोड बन जाएगा, जो एनोड था वो कैथोड बन जाएगा। तो मतलब कैथोड एनोड रेस्पेक्टिवली चेंज होते रहते हैं, है ना? जब हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, रेक्टिफायर वगैरह पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर है फिजिक्स में, तब हमें सब चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी आप ऐसे समझो कि एसी जो करंट है वो इनको चेंज करता रहता है, एक बार कैथोड बन जाएगा, एक बार एनोड बन जाएगा। अब जब कैथोड एनोड रेस्पेक्टिव अपनी पोजीशन बदलते रहेंगे तो ये कंपोजिशन फिक्स रहती है, ये कंपोजिशन अब चेंज नहीं होगी ऑन पासिंग एसी करंट। सर ये बात तो हमें समझ में आ गई कि डीसी से कैसे बचें। इसका बताओ क्या करोगे, यहाँ पे पानी चला नहीं सकते हम। बेटा इससे बचने के लिए हम लोग एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टिविटी सेल। अच्छा सर क्या बना है सर कंडक्टिविटी सेल? बेटा कंडक्टिविटी सेल कोई बड़ा नहीं है, कंडक्टिविटी सेल तो बहुत आसान है। ऐसा समझ लीजिए एक चैम्बर है, इस चैम्बर में हमारे पास ये नोजल सा है, यहाँ पे कुछ यार है ना, इस चैम्बर में बेटा हमारे पास दो प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड होते हैं और इनसे पास होते हैं कनेक्टिंग वायर्स। ये इसके अंदर एक वायर है, पतले से वायर्स। सिमिलरली इसमें भी होगा एक पतला सा वायर जा रहा होगा। ये होंगे कनेक्टिंग वायर्स। क्या होंगे बेटा? ये वाले, ये जो छोटे छोटे कनेक्टिंग वायर्स। ये हमारी जो बहुत तरीके के होते हैं कंडक्टिविटी सेल, ऐसे नहीं है कि ये रहेंगे, बहुत तरीके के होते हैं। ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। हमारे एनसीईआरटी में ये वाला भी दे रखा है ना, अभी हम लोग उसी को ये कवर कर दिया है ना। अब यहाँ पर दो ये ऐसे प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड होंगे, इससे दो वायर निकलेंगे, ये भी कनेक्टिंग वायर्स हो गए। ये दोनों भी क्या हो गए? कनेक्टिंग वायर्स। अब मैं क्या करूंगा बेटा, जब मैंने ये डिजाइन कर दिया, अब मेरे को पूरा इसका रेजिस्टेंस बताना है कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन है कंडक्ट, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस बताना है, कंडक्टिविटी बतानी है, जो भी चीज बतानी है इसकी बतानी है ना। अब मेरे को पूरा लिक्विड उठाने की जरूरत नहीं है, इसको उठाऊंगा और इन दोनों वायर को यहाँ पे लगा दूंगा। अननोन रेजिस्टेंस मैं इसकी मदद से कैलकुलेट कर लूंगा। अभी देखते हैं कैसे, अभी देखते हैं ना कैसे। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आई ये चीज समझ? अब देखो बेटा, अब हमारे पास क्या होता है कि जो हम लोग ये सिस्टम ले रहे हैं इसको मेजर करने के लिए कई दिक्कतें आ जाती हैं। क्या? देखो बेटा, हम जब इसको मेजर करते हैं, है ना, अब ये जो डिपेंड करता है ना, ये इसके बीच का ये जो लेंथ है L, क्या ये L? तो पता ही तुम्हें भाई, अगर मैं कहूं कि जो मेरा कंडक्टेंस है, हाँ, ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। और R इज इक्वल्स टू क्या होता है? रो एल बाई ए। रो एल बाई ए, ध्यान सुनते रहना बस इस बात को। अगर मैं इसको इधर ले आता हूं, R बाय रो इज इक्वल्स टू L बाई ए, इज इक्वल्स टू L बाई ए। 1 बाय रो को मैं क्या लिख सकता हूं? जल्दी जल्दी बोल रहा है तो पता ही है तुम लोगों को। कंडक्टिविटी तो K या स्पेसिफिक कंडक्टेंस K इंटू R इज इक्वल्स टू L बाई ए आएगा। बेटा ये जो L बाई ए वाली टर्म है इसको मैं बोलता हूं सेल कांस्टेंट, जो कि मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में बताया था, है ना। इस सेल कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G डैश से। अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत क्या आती है कि भाई ये सेल कांस्टेंट जो है ना ये तो फिक्स हो जाता है। देखो ना बेटा, इसमें जो L है ना ये है लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ये प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड है, ये भी प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड है, ये भी प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड है ना। प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिन, ब्लैक प्लेटिन, पता है सर, ये जब SHE कराया था मैंने, हाँ तब भी बताया था। तो ये प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड है। अब जो हमारे पास प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड होंगे ना बेटा,
इनका इलेक्ट्रोड का ये भी है और ऐसे ये भी है, ये भी है और ये भी है, समझ रहे हो ना? ये इनका एरिया फिक्स है इलेक्ट्रोड का और इन दोनों के बीच की लेंथ फिक्स है, तो सेल कांस्टेंट G' यही होता है L/A। लेकिन L/A का मेजरमेंट जो है थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी है और हर बार वेरी भी कर रहा था। अब कन्वीनियंट तो है ही ना बेटा, इसकी शेप ऐसी हो गई, इसकी शेप ऐसी हो गई, कई बार लेंथ कुछ आ जाएगी कुछ आ जाएगी। तो अब हम लोगों ने कहा कि भाई इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। L/A जो सेल कांस्टेंट है, हम लोग सेल कांस्टेंट पहले ऐसे मेजर कर रहे थे कि भाई लेंथ पर यूनिट एरिया, ये बात ठीक है आ रही थी, बट इट इज नॉट एवरी टाइम रिलायबल, हर बार सही नहीं बैठ रही थी। तो क्या किया हमने कहा कि सर सेल कांस्टेंट एक और मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन का आर हमें पता है, किसी एक सेल का अगर हमें आर हमें पता लग गया, तो हम लोग नॉन कंडक्टिविटी वाले सॉल्यूशन को उठा लेंगे जिसकी कंडक्टिविटी हमें नॉन हो। और इस काम के लिए, इस नए काम के लिए हमने केसीएल साहब को चुना जिसकी कंडक्टिविटी हमें अधिकतर समय के लिए नॉन रहती है। तो इस तरीके से हम लोग सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके होते हैं, लेकिन हमें प्रेफर ये वाला करते हैं, ये वाला। समझ में आती है इतनी बातें? कोई दिक्कत, कोई डाउट वाली बात नहीं? अब जब हमें इसका कुछ भी पता कर लो, चाहे आप सेल कांस्टेंट पता कर लो, चाहे आप कुछ भी एक चीज पता पड़ जाए, तो हम लोग इसको उठा के, अपने कंडक्टिविटी सेल को उठा के, अगर मैं यहां पर लगा देता हूं, यहां पर लगा देता हूं, तो मैं इस मेथड से रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। एक बार रेजिस्टेंस निकल गया, एक बार मेरे को रेजिस्टेंस निकल गया, तो मैं कंडक्टेंस निकाल सकता हूं 1/R करके कंडक्टेंस निकाल सकता हूं ना, जी था जो, कंडक्टेंस निकल जाएगा। फिर कंडक्टेंस R L/A, L और A तो फिक्स रहेंगे मेरे, है ना? उससे मैं रेजिस्टिविटी निकाल सकता हूं, रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी निकाल सकता हूं। तो मैं बहुत सारी चीजों को यहाँ पे रिलेट कर सकता हूं। अब समझ में आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कैसे करते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पर जो हम लोग फेड कराते हैं, बेटा फेड कौन सा सर्किट मिटा दिया हो, ठीक है, एसी करंट फेड कराएंगे और इसको कौन मदद करता है, हमारी एक ऑसिलेटर नामक व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं इंस्ट्रूमेंट, जो कि कॉन्टिन्यूअसली एसी फेड कराता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ये पूछ रहे यार ना, 550 to 5000 एक सेकेंड, इतनी बार, यानी कि चेंज कैथोड एनोड, कैथोड एनोड, इस तरीके से हमारे पास चेंज कर दिया है। एसी सोर्स अगर बताया था ना आपको कि भाई यहाँ पे अगर डीसी सोर्स करेंगे तो क्या दिक्कत है, तो बेटा ये हमारे पास 550 से 5000 साइकिल पर सेकेंड इतने तेज फ्रीक्वेंसी से चल सकता है। अब हमें अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया इसकी मदद से। अब जब हमने अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास आज के टाइम पे तो कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए बहुत सस्ते सस्ते बाजार में सिस्टम आ गए हैं। लेकिन अगर हम लोग इस मेथड से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर भी लें, कंडक्टेंस सॉरी कैलकुलेट कर भी लें रेजिस्टेंस का, तो कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के बाद भी दिक्कत आ जाती है। क्या सर इतना मेथड करने के बाद भी दिक्कत आएगी? हाँ बेटा दिक्कत नहीं। जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, शैल आई रब इट ऑफ लिटिल बिट क्या कुछ मिटाऊंगा, सब चीजें निकल जाएगा। आई थिंक द कांसेप्ट वाज प्रीटी मच क्लियर। यहां तक कांसेप्ट तो क्लियर हो गया ना, तो हम लोग थोड़ा सा रब करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो आगे मैं जब बढ़ूंगा तो मैं ये देखूंगा कि भाई ये मेथड भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रहा है और उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, देखो बेटा सॉल्व ऐसे हो, जब मेरे पास करंट पास कर वाला, कंडक्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं सीधे, तो जब कंडक्टेंस है ना बेटा, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट जो हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट, देखा गया कि ये वेरी कर रहा था। तो अब भाई ऑब्वियसली बात है, साइज का फर्क पड़ेगा, आयंस के टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। आपने क्या दे रखा है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। तो हमें एक स्टैंडर्ड टर्म लेके आनी पड़ी जो सबके लिए वैलिड हो जाए। तो हम लोग कंडक्टेंस को यूज ना करते हुए हम लोग एक और नई टर्म यूज करते हैं, मोलर कंडक्टेंस।
क्या यूज करते हैं बेटा? मोलर कंडक्टेंस। अब आपको पता ही है मोलर कंडक्टेंस आ गया तो किसका यूज करेंगे हम लोग? मोलरिटी का। मोलरिटी तो आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। अब बेटा मोलर कंडक्टेंस जब हम लोगों ने बता दिया तो मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा हमारे पास कंडक्टिविटी अपॉन मोलरिटी। और स्पेसिफिकली जो लैम्डा एम है इसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, लैम्डा बोला जाता है। इसको अगर मैं लिखूंगा तो k इंटू 1000 कन्वर्ट करने पे, क्योंकि ये यूनिट आई बता देता हूं, अपॉन मोलरिटी, k इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो बेटा, जब हमारे पास सेल कांस्टेंट आता है, सेल कांस्टेंट जी डैश होता है ना, तो इस जी स्टार जी डैश तुम्हारी मर्जी है, तो इसका फॉर्मूला क्या था? L बाई ए। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या आती है? पर मीटर पर सेंटीमीटर, आप जिसमें लेना चाहो ले लो। ऐसा यूनिट तो मीटर ही होती है, लेकिन हम लोग इन सभी चीजों को नापते सेंटीमीटर में है, क्योंकि बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर मीटर लेंगे तो वैसे काफी बड़े हो जाएंगे, छोटा ही लिया जाता है। ठीक है, ये रीजन होता है। खैर हम लोग देखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू k इंटू 1000 है, मोलरिटी आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। अब जब हम लोगों ने इसको करा तो बेटा आपकी बुक में ना मीटर और स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो यार वो वैल्यू आप लोग कन्वर्ट तो कर ही सकते हो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? तो यार ये 100 इंटू 100 10 टू पावर 4, ये बच्चों वाली चीज है, ये कर लेना, ये तो आप कर ही सकते हो, इनमें तो दिक्कत नहीं है। ये है। अब कई बार मोलर कंडक्टिविटी ना देकर, ये तो हो गया हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। अब वो हमसे कह रहे कि भैया हमें तो इक्विवेलेंट दे रखा है, मोलर की जगह उसने क्या नाम दे दिया? इक्विवेलेंट। देखो बेटा, जहां पे भी इक्विवेलेंट चीज आ जाए, यानी कि मोलरिटी की जगह इसका यूज करना चाह रहा है नॉर्मेलिटी। और आप लोगों को पता होना चाहिए अगर मैं मोलरिटी को नॉर्मेलिटी बदलना है तो लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए जब हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब हम यूज करेंगे तो बेटा उसके लिए लैम्डा इक्यू आ जाता है। एनसीईआरटी में इक्विवेलेंट का नहीं दे रखा, लेकिन कई जगह कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन इक्विवेलेंट से आ जाता है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना, यही करना है बस, कंडक्टिविटी अपॉन 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी लिखना है। मोलरिटी की जगह क्या लिखना है? नॉर्मेलिटी। अक्सर नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा? जितने भी आयंस आपके ट्रांसफर हो रहे हैं उसको कह लो, या एन फैक्टर नामक एक चीज होती है। एन फैक्टर पता होना चाहिए ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ आयंस है, कितने नंबर ऑफ H प्लस आयंस है, कितने नंबर ऑफ OH आयंस, हर किसी फैक्टर के अलग डिफरेंस डिफाइन करते हैं लोग एन की वैल्यू को। तो उसको मोलरिटी से अगर हम लोग डिफाइन कर देते हैं तो नॉर्मेलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो उसको मैं सिंपल लिख सकता हूं मोलरिटी अपॉन एन फैक्टर। इवेंट ऑफ में भी एन की वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, है ना? तो मोलरिटी अपॉन एन फैक्टर, तो उसकी जगह नॉर्मेलिटी लिख दो या फिर मोलरिटी अपॉन एन फैक्टर लिख दो, तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाती है। समझ में आया? इतनी चीज समझ में आती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है बेटा। इसी के साथ अब हमारे पास आगे एनसीईआरटी के तो एग्जाम्पल है, उसे हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, लेक्चर समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? आई होप द लेक्चर वाज क्लियर टू यू टिल देन। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।